हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट और जेई के लिए हमारी सीरीज। इसमें हम हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनके क्वेश्चंस नीट जेई में आने लायक है और जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे एज वेल एज पहले हम उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल संकल्पना है ना। और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो आज हमें पढ़ना है एक तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ये हमें डिस्कस करना। अब बच्चों, सबसे पहले बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएं तो आप कहेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। अगर मैं कहूं मीथेन तो CH4, इथेन तो C2H6, प्रोपेन तो C3H8। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अणु सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जो उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को बताता है ना। अगर मैंने ग्लूकोज बोला है तो आप कह दिए C6H12O6, मतलब आप मुझे बता रहे हैं कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो किसी भी अणु या यौगिक का वो सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या बता देता है, उसे मुझे कहना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच टेल्स exact number of atoms, exact number of atoms present in the molecule। ठीक है, किसी यौगिक का वो सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की सही संख्या बताता है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो एग्जैक्ट नंबर बताएगा, सही संख्या बताएगा, उसे हम कह देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो मैंने लिखा ग्लूकोज। ठीक है, तो तुम कहोगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र की बात करें तो बच्चों फॉर्मूला बैठेगा C6H12O6। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप ऐसा करो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो बता दो। ठीक, तो बच्चों C/H/O, तो तुम कहोगे कार्बन एटम तो 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। सरल अनुपात, सिंपल रेशियो बताओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, 6 से डिवाइड कर दूं तो 6/6 1, 12/6 कितना हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे 12/6 हमारा हो गया 2, देन अगेन 1। ओके, तो अब मुझे बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या सेट होगा, सरल अनुपात क्या सेट होगा, तो हम कहेंगे ये हो रहा है CH2। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट नंबर बता रहा था दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, और जो आपको सिंपल रेशियो बता रहा है, सरल अनुपात बता रहा है, वो है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो मूलानुपाती सूत्र। ओके, लाइक मैं कह दूं कि चलो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, तो बच्चों बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, तो बच्चों 6/6 यानी 1/1। तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, तो मैं कहूंगी CH, सिंपल रेशियो का फॉर्मूला क्या बैठेगा CH। तो बच्चों ये जो CH है ये आपका है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को होल 6 कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगी,
है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले को होल 6 कर दूं, CH और बाहर लिख दूं 6, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स क्या होगा, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। इसमें n से डिवाइड किया, इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला बना देती हूं मैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करें आप क्या करें कि मुझे n की वैल्यू बताएं, तो बच्चों n मतलब 2 3 4 n की वैल्यू ऐसे, लेकिन कितना है, तो मुझे बताओ। अगर मैं इसके मोलर मास, इसके अणुभार में इसका अणुभार डिवाइड करूंगी तो 6 ही तो आएगा, क्योंकि इसका 6 गुना ये है, तो इसके भार का 1/6 टाइम्स ये हो जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि लो n निकालो, तो तुम कहोगे n हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, n बराबर अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, और यहां भी कर लोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र जो होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होगा। तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र और इसका n टाइम्स। ओके, कोई इश्यू नहीं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, तो आपने कहा जो एग्जैक्ट नंबर बताता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच टेल्स सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, है ना। हमने क्या किया था, सरल अनुपाती तो निकाला था, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात आपको बताता है बच्चों, जो आपको सिंपल रेशियो दे दे, दैट विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और नीट में, एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें क्लियर होगी, जो मुझे फॉर्मूले चाहिए, जो तुम्हें याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। दूसरा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। n की वैल्यू हम मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing 50% of X and 50% of Y। तो देखो, एक तो तुम्हारे पास है X और एक है Y। ठीक है भाई, एक X है और एक Y। अब बच्चों कंपाउंड में X 50% है और Y भी 50% है, तो मैं मान लेती हूँ 50 ग्राम X है, 50 ग्राम Y है। तो मैंने मान लिया X बराबर 50 ग्राम्स और Y इक्वल्स टू भी बच्चों 50 ग्राम्स। ठीक है, अब एटॉमिक मास भी तो दे रखा है बच्चों, X का एटॉमिक मास 10 है और Y का परमाणु भार कितना है, Y का 20 है। ठीक है, तो मैं कहूंगी चलो देखो मास तो दे दिया, एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। तो बच्चों X का एटॉमिक मास 10 है, Y का एटॉमिक मास कितना है, 20 है। ओके, तो 10 हो गया, 20 हो गया। अब तो भाई मोल्स निकाल ले, तो मोल का फॉर्मूला तो पता है सबको, मोल इक्वल्स टू होता है बच्चों मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, मास अपॉन एटॉमिक मास, भार बटा परमाणु भार। तो हम कहेंगे देखो X का मास तो है 50, एटॉमिक मास है 10, तो यहां तो आंसर आ गया 5। Y का मास था 50, एटॉमिक मास था 20, तो 5/2 यानी 2.5। ठीक है, अब मुझे सिंपल फॉर्मूला चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दो। तो हम कहेंगे अच्छा X और Y से मिलके बना है, तो X भी है और Y भी है। अब बच्चों X अगर 5 है तो Y तो 2.5,
है ना। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसको दोनों में डिवाइड कर दो, मतलब 2.5 को 2.5 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2.5 से डिवाइड कर दो, तो बस देखो 5/2.5 कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 1। समझे भाई, अगर ये 2.5 है तो वो 5 है, मतलब दुगना है ना, तो अगर ये 1 है तो 2 है, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, तो हम कहेंगे 2 होगा तो ये 1 होगा, बस चेक कर लो ऐसा कुछ है, तो हम कहेंगे हाँ x2y ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, अ कंपाउंड कंटेन्स 38.8% कार्बन, तो बच्चों कंपाउंड में कार्बन है एक, तो फिर 16% हाइड्रोजन एंड 45% हिंदी में लिखा है नाइट्रोजन, है ना, यहाँ नाइट्रोजन है। ठीक है, तो भाई कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, अब सबसे पहले अभी जो सिखाया था कार्बन कितना परसेंट है, तो आपको कहा जा रहा है 38.8% कार्बन है, तो वेट लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ तो तुम्हें लिखना है एलिमेंट, है ना, यहाँ लिख लेते हैं वेट। तो कार्बन है बच्चों 38.8 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है, तो हम कह रहे हैं लगभग 16 ग्राम है, 16.0 है ना, और नाइट्रोजन है बच्चों 45.2 ग्राम। ठीक है, तो वेट लिखिए। एटॉमिक मासेस, कार्बन का परमाणु भार आपको सबका पता होना चाहिए, तो बच्चों एटॉमिक मास लिख लेते। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 40। ठीक है, तो अब तुम्हें फाइंड करना है मोल। ओके, तो हम मोल फाइंड कर लेते हैं। 3 एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो बच्चों कार्बन के मोल, तो वेट तो है 38.8, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का वेट है 16, एटॉमिक मास 1 और नाइट्रोजन का मास तो है 45.2, एटॉमिक मास है 40। ठीक है, अब 38.8, ठीक है, इसको डिवाइड करो तुम, किससे डिवाइड करना है, 38.8 को आपको डिवाइड करना है बच्चों 12 से। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेना भाई, कैलकुलेटर। 38.8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मिला तुम्हें 3.23। ओके, अब ये तो 16 ही रहेगा, और 45.2 डिवाइडेड बाय है आपके पास 14, तो ये भी आया बच्चों आपके पास 3.2। समझ में आ गया, है ना। मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमने क्या किया, हमने मोल्स निकाल दिए। ओके, अब बच्चों मोल के बाद क्या करना है, तो हम कहेंगे मोल के बाद में सिंपल रेशियो निकालो। ओके, तो सिंपल रेशियो निकाल लेते, चलो। तो बच्चों सिंपल रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर को सब में डिवाइड कर दो, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यानी ये तो 1 हो गया, है ना। फिर 16 डिवाइडेड बाय 3.2 और अगेन 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये भी 1 हो गया। नाउ 16 डिवाइडेड बाय 3.2 करेंगे बच्चों, तो ये आएगा आपके पास 5 के अराउंड, नियर अबाउट 4.9 या 95 है, तो लगभग 5 ले लिया। ठीक है, अब तो सिंपल रेशियो निकालो। तो बच्चों सिंपल रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 चीजें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अब कार्बन तो है 1, हाइड्रोजन है 5 और अगेन नाइट्रोजन है 1। ठीक है, फॉर्मूला बताओ, तो मैं कहूंगी कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दो, C होना चाहिए, H5 होना चाहिए और एक नाइट्रोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ है। देखो C होना चाहिए एक, हाइड्रोजन आपके पास 5 होने चाहिए और नाइट्रोजन तो यहाँ तो नहीं है, कार्बन 2 है, ये 3 हो गया। यहाँ देखो N2 हो गया, हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, यहाँ C2H5 है, फिर C3 हो गया। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अब पहला ऑप्शन देखो, है ना बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन 1 है,
हाइड्रोजन ये गिनो 3 और 2 कितने हैं 5 है और नाइट्रोजन है, तो ये सेट हो रहा है ना CH5N। भाई CH5N को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ CH3NH2, बोलो मिथाइलामाइन CH3NH2, तो ये वही तो है। करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे करना, सिंपल जो हमने सीखा है। नेक्स्ट देखेंगे एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो धातु M का ऑक्साइड है, मतलब MO या MXOY कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें 40% ऑक्सीजन है, तो भाई टोटल 100% होता है ना, तो 40 अगर ऑक्सीजन है तो मेटल 60 है। तो मैं कहूंगी ओके भाई दो चीजें मिल गई, एक तो है मेटल, यहां लिख देते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कौन है तो मैं कहूंगी एक तो मेटल है और एक ऑक्सीजन है। फिर मास लिख लेते हैं, बाहर कितना कितना है, तो भाई 40% ऑक्सीजन है यानी कि मेटल 60 ग्राम है, तो बच्चों मेटल 60 ग्राम्स हो गया और ऑक्सीजन तुम्हारा 40 ग्राम्स हो गया। ओके, एलिमेंट लिख दिया, मास लिख दिया। अब एटॉमिक मास की बात करें तो बच्चों एटॉमिक मास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स होता है वो एटॉमिक मास। अब तो देखो मेटल का एटॉमिक मास तुम्हें दे रखा है 24, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है 16। अब मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास, तो 60 डिवाइडेड बाय 24 और 40 डिवाइडेड बाय 60, इसको सॉल्व कर लो। तो 60 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ गया 10 बाय 4, यानी कि तो 2.5 हो गया, ठीक है। और 40 62 पॉइंट अब क्या आ गया 2.5 हो गया ये भी, ठीक है। तो भाई मेटल और ऑक्सीजन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो कितना है, तो हम कहेंगे मेटल और ऑक्सीजन दोनों का रेशियो 2.5 है। ओके, तो बच्चों अगर मेटल रेशियो ऑक्सीजन ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 पे 1 हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी एन। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये कर लोगे तो आगे भी बढ़ जाओ। अब हम देख लेते हैं कंपटीशन में कौन से क्वेश्चन आए। अभी तक समझ में आ गया, बेसिक फंडा समझ में आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, हम कैसे सिंपल रेशियो निकालेंगे और कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन थोड़े से टफ होने लग जाएंगे। An organic compound on analysis was found to contain 71.7% तो क्लोरीन, तो भाई कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन तो है 71.7, फिर हाइड्रोजन है और बाकी कार्बन है। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल जो हमने सीखा था अपना कॉन्सेप्ट कि भाई 3 एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। अब मासेस जो भी इनके दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो कार्बन का मास तो दिया ही नहीं है ना, 71.7 तो क्लोरीन है, तो भी क्लोरीन हो गया 71.7 ग्राम्स। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है भाई 4.07 ग्राम्स। ठीक है, तो भाई 71 और 4 जोड़ दो 75 और 0.77 तो है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कार्बन का वेट आ जाएगा तुम्हारे 4.07 है। ओके, कार्बन का वेट आ जाएगा 24.26 नियर अबाउट। ठीक है, 75 तो यही हो गया ना, तो 24.26 लगभग। ठीक है, ओके, अब क्या करें, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों मोल्स का फॉर्मूला था अच्छा पहले एटॉमिक मासेस लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास है ना, अब एग्जाम में तो फटाफट करना, इतना टाइम नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा अपन टाइम ले रहे हैं। तो देखो कार्बन का तो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है। मोल निकालना शुरू कर दो। तो बच्चों मोल होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मास तो है तुम्हारे पास 24.26, एटॉमिक मास है 12, फिर 4.07 एटॉमिक मास है 1 और 71.7 और बच्चों एटॉमिक मास है 35.5।
तो 24.26 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, है ना, तो 2 तो आ ही जाएगा, 2.02 आ रहा है लगभग, तो नियर अबाउट 2.02। यहाँ तो 4.07 ही है, क्वेश्चन में 4.04 है, यहाँ 4.07 कर दिया है ना, 4.04 कर देना बच्चों, ठीक है। हालांकि कोई आंसर में ज्यादा फर्क आना नहीं है, 4.04, और यहाँ बच्चों वापस नियर अबाउट 2.01 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया था, जो सबसे छोटा नंबर है ना, उसको सब में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बच्चों जो सबसे छोटा नंबर है लाइक 2.02, तो हम यहाँ सिंपल रेशियो निकालते हैं, ठीक है, सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। तो 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, तो हम कहेंगे ये तो 1 पहुंच गया। 4.04 डिवाइडेड बाय 2.02, ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया लगभग, और 2.02 इसको मैं लगभग 2 ही कर देती हूँ, ठीक है ना, सबसे मैंने ये किया है। तो ये, तो भाई इसको देख के लग रहा है अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते, देखो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन, तो बच्चों 1:2 रेशियो 1, तो मैं कहूंगी मेरे पास जो सिंपल फॉर्मूला आ रहा है दैट इज CH2Cl, ठीक है। अब देखो इसने तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, तुमने तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, तो मैं कहूंगी ठीक है सरल अनुपात तो आ गया ना, तो अब हम क्या करें, एम्पिरिकल मास निकाल देते हैं, ठीक है भाई, एम्पिरिकल मास निकाल देते हैं, थोड़ा स्पेस यहां ले लेती हूँ, देखो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो क्लोरीन, तो बच्चों 1, 2, 1, तो मेरा जो फॉर्मूला सेट हुआ दैट इज CH2Cl, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एम्पिरिकल मास है ना, इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल दीजिए, एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। तो बच्चों CH2Cl में कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5 है, तो ये 14 हो गया, तो 49.5 हो गया, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक N सिखाया था, N का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास, है ना, अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। तो बच्चों N अणु भार, मोलर मास कितना है, तो हम कहेंगे 99, और एम्पिरिकल मास कितना है, तो 49.5, मतलब ले देखिए तुम्हारा आंसर 2 आ गया, यानी N की वैल्यू 2 है, तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का डबल है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कितना आया, तो हम कहेंगे ये एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आया CH2Cl, तो इसका डबल चल लो भाई, तो इसका डबल कितना हो गया, तो एक कार्बन की जगह 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 है तो 4, और Cl 1 की जगह तो फिर तुम्हारा आंसर सेट हुआ C2H4Cl2। कैसे, तो देखो मैंने तुम्हें भी सिखाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल N, सिखाया एम्पिरिकल फॉर्मूला होल N, तो तुम्हारे पास N की वैल्यू 2 आई, तो हम कहेंगे CH2Cl होल 2, तो दुगना कर दो C2H4Cl2, सिंपल है ना, एम्स 2016, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो हमने सीखा उसी पे ही, अब ये तो तुम खुद कर सकते हो। An organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gives carbon इतना %, hydrogen इतना %, यानी बचा हुआ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी, तो बच्चों आपके पास 3 एलिमेंट हो गए, देखो सेम चीजें चल रही है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, ओके। तो बच्चों कार्बन है 30, मास लिख लेते हैं, कार्बन है तुम्हारे पास 38.71 ग्राम्स, हाइड्रोजन है आपके पास 9.67 ग्राम्स, और ऑक्सीजन जो है वो 100 माइनस 38.7 प्लस 9.67, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 100 माइनस 48.38, तो ये आएगा 51.62, ठीक है भाई,
51.62। ओके, अब दो मासेस आ गए, एटॉमिक मासेस पता ही है आपको, है ना, परमाणु भार। तो बच्चों कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब मोल निकालने बैठो, तो मोल इक्वल्स टू 38.71 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, फिर 9.67 डिवाइडेड बाय 1 और 51.62 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ जाएगा समथिंग, हाँ ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो पहला तो है भाई 3.22, सारे 3.22 ही है क्या, तो ये लो, ये 3.2 है, ये 9.67 है और ये अगेन 3.2। ठीक, मोल निकाल दिया। अब क्या था, सिंपल रेशियो निकालो। तो भाई सिंपल रेशियो, सरल अनुपात, तो बच्चों 3.2, सबसे छोटा नंबर 3.2 है ना, तो तीनों में डिवाइड कर दो, तो दिस इज 1, 9.67 डिवाइडेड बाय 3.2, तो नियर अबाउट 3 आ जाएगा ना, 3 3 सा, और 0.2 का 3 10 6 हो। ठीक है, तो लगभग 3 और 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो बच्चों ये हो गया 1। अब क्या पूछा है, वही सिंपल फॉर्मूला ही पूछा है, तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ऐसा कुछ है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर 3। सो करेक्ट आंसर दैट विल बी CH3O। नेक्स्ट, अ gaseous hydrocarbon gives upon combustion, स्पेलिंग ठीक नहीं है, gives upon combustion, ठीक है, 0.72 ग्राम तो वाटर एंड 3.08 ग्राम CO2। अब देखो एक हाइड्रोकार्बन है, तो भाई हाइड्रोकार्बन हो गया CXH1। ठीक है, इसका कंबशन करा, ठीक है भाई, इसका कंबशन करा, कंबशन मतलब दहन, जलाया इसको, तो भाई कार्बन X है तो CO2X बनेगा, है ना, और वाटर तो हम लेंगे H2O। अब देखो हाइड्रोजन Y है तो वाटर Y/2 बनेंगे, भाई हाइड्रोजन 10 है तो वाटर तो 5 ही बनाओगे ना, क्योंकि H2 हो गया, समझे मेरी बात, 10 H है तो H2 तो 5 ही हुई, तो मैं कहूंगी वाटर तो Y/2 बनेगी। ठीक है, और यहां बताओ ऑक्सीजन कितने चाहिए, तो देखो O2 तो X चाहिए, हम कहेंगे ठीक है O2 तो X चाहिए, है ना, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, तो भाई O2 तो X तो चाहिए, प्लस और कितने चाहिए, Y की रिस्पेक्ट में कितने चाहिए, तो मुझे एक चीज बताओ, H2O अगर अकेला होता तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन तो एक है, लेकिन O2 तो आधा ही हुआ ना, 1 O मतलब क्या हुआ, हाफ O2। अब तुम कह रहे हो अगर वाटर Y होते तो मुझे ऑक्सीजन Y/2 चाहिए थे, लेकिन तुम तो कह रहे हो नहीं मेरे पास Y/2 ऑक्सीजन, Y/2 वाटर है, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, Y/4 चाहिए, आधे पे आधा। तो अब जो मैं बनाने वाली हूँ उसको, दैट विल बी X प्लस Y/4। ठीक है, तो X प्लस Y/4 O2। फिलहाल इक्वेशन ये मेरे काम आने नहीं है, बट ये इक्वेशन सीखनी है, समझ में आ गया कैसे करना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये काम आएगी। अब ये कह रहे देखो भाई हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया तो वाटर तो बना 0.72 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों एक हाइड्रोकार्बन था, इसको जलाया, CO2 तो बना 3.08 ग्राम, तो ठीक है ये तो बना 3.08 ग्राम और वाटर बना 0.72 ग्राम। ठीक है, अब मुझे पूछ रहे मूलानुपाती सूत्र, तो भाई मुझे पता है कार्बन है और हाइड्रोजन है, पर कितने हैं, कितने मतलब क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, ये तो इस रिस्पेक्ट में तो जरा डरना नहीं है। देखो अगर CO2 है एक, अगर एक CO2 है तो बच्चों उसमें एक कार्बन है, ठीक, एक CO2 तो एक कार्बन तो है। अब CO2 का अणुभार देखो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 44,
तो बच्चों अगर 44 ग्राम CO2 होता है तो उसमें कार्बन तो 12 ग्राम होता ही, तो कहेंगे हाँ। अब अगर 1 ग्राम CO2 होता, उसको मैंने 44 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी 44 से डिवाइड कर दो, तो हम कहेंगे 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होता है ना, और CO2 अगर 1 ग्राम है तो कार्बन 12/44 है, और तुम्हारे पास CO2 कितना 3.08 है, तो बच्चों 3.08 ग्राम अगर तुम्हारे पास CO2 है तो कार्बन कितना होगा, यूनिटरी मेथड तो लगा रही हूँ, तो 12/44 इंटू 3.08 ग्राम कार्बन। तो चलो सॉल्व मत करना, यहाँ तुम्हें बस कार्बन का वेट आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो जेईई मेंस है, टाइम ही कम होगा, 1 मिनट 1.5 मिनट मुश्किल से होगा अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो, है ना। तो अभी इसको सॉल्व मत करना, देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब कार्बन के बाद मुझे क्या चाहिए था, हाइड्रोजन, तो ठीक है हाइड्रोजन वाले केस पे आ जाते हैं। तो बच्चों वाटर अकेला है तो हाइड्रोजन तो 2 है भी, तो मुझे बताओ 18 ग्राम अगर वाटर है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है ना, 18 ग्राम H2O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होता तो इस 18/18 किया ना, तो 2/18 कर देती हूँ, समझे। 1 कैसे है, इसको 18 से डिवाइड किया तो इधर भी 18 से डिवाइड कर दो, लेकिन तुम्हारे पास तो वाटर 0.72 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों 0.72 ग्राम अगर वाटर बन रहा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2/18 इंटू 0.72 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला सीखे थे, जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था, हमने क्या सीखा था कि भाई हमें कार्बन और हाइड्रोजन का वेट दे दो, ठीक है। तो बच्चों कार्बन का वेट तो ये रहा 12 इंटू 3.08 डिवाइडेड बाय 44, और हाइड्रोजन का वेट ये रहा 2 इंटू 0.72 अपॉन 80 ग्राम्स में, और ये भी ग्राम्स में, तो ये तो वेट है ना। तो हमारी सीरीज क्या थी, पहले वेट लिखो, फिर एटॉमिक वेट लिखो, फिर मोल्स लिखो, तो अब तुम सीख गए ना, हमें सीधा मोल्स निकालो। तो मैं कह रही हूँ मोल्स ऑफ कार्बन निकालो, है ना, कार्बन के मोल। तो बच्चों कार्बन के मोल मतलब कार्बन के मोल निकालो, तो इतना तो स्पेस है नहीं, है ना। अब देखो कार्बन के मोल मतलब जो वेट दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर 12 से डिवाइड कर देती हूँ, और हाइड्रोजन में क्या है 1 से डिवाइड कर देती हूँ। पहले मास था भाई, ये बाहर है ना, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, तो देखो 12 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, थोड़ा शांति, है ना। और यहाँ कुछ नहीं है, 2 इंटू 7.2, तो ये तो 9 हो गया, और मेरे हिसाब से 8 9 72 होता है, तो 0.08 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का सरल अनुपात, ठीक है। तो बच्चों ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, कार्बन 3.08 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3.08 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आएगा 0.07, और वो तो दिख ही गया था 0.08, तो बच्चों ये आ रहा है 0.07, ये आ रहा है 0.08, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो है 0.07 0.08, तो पॉइंट पॉइंट उड़ा दो, तो अगर ये 7 है तो ये 8 है, तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा है C7H8, तो हम कहेंगे वाह शांत, ठीक है। पहले मत सॉल्व करने बैठ जाना, 12 करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों जेईई मेंस 2013। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108, तो कार्बनिक यौगिक का अणु भार तो तुम्हें 108 दे रखा है। अब इसमें 3 एलिमेंट है, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और इनके अणु भार नहीं, इनके मास का रेशियो होगा, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट बाय वेट, जिनका भार है, ठीक है, इंग्लिश में वेट दिया है ना, तो इनका भार है 9:1:3.5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें क्या दिया है, इनके वेट का रेशियो दिया है, भार का अनुपात दिया है, सिंपल जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो बच्चों कार्बन का वेट अगर 9 ग्राम है
है ना। तो बाय वेट का रेशियो है ना, अगर ये हाइड्रोजन का वेट अगर 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन उसका 9 गुना है, इसका 9 ग्राम है ना, और नाइट्रोजन का 3.5 है। ठीक है, बाहर का अनुपात दिया तो वेट आ गया। मोल निकालो तो तुम कहोगे 9/12 1/1 और 3.5 डिवाइडेड बाय 14, तो 9/12 तो 3/4 हो गया ना, 0.75, ये 1, और इसको सॉल्व कर लेते 14 दूना 28.2 के आसपास आएगा ये, तो ये आ रहा है तुम्हारा 0.25। ठीक है, 0.25। तो हमने एक बार तो इनका निकाल दिया, जो भी है ना मोल्स से वो निकाल दी। अब मुझे तो सिंपल रेशियो चाहिए, तो बच्चों सिंपल रेशियो में हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन 0.75 है, हाइड्रोजन 1 है और ये 0.25 है। ठीक है, अब सिंपल रेशियो में लाने के लिए क्या करें, तो कम से कम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। देखो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो बच्चों 25 × 4 100, मतलब ये 1 होगा, और वो 1 होगा तो सारे 100 होंगे ना, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये तो हुआ 1, ठीक है, और ये हुआ 4 और 150 और 300, ये हुआ 3। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया वो आया C3H4 और N। ठीक है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन इसने तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना, अणु सूत्र। तो एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। तो ठीक है, एम्पिरिकल मास निकालो, मूलानुपाती सूत्र भार। तो बच्चों कार्बन 3 है तो 12 × 3, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4, प्लस नाइट्रोजन का 40, तो 36 और 4 40, 50 और 54 हो गया। ठीक है, मोलर मास कितना है 108, जस्ट डबल ही तो है, तो हमने ये तो कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, है ना भाई। ये 108, ये 54, तो बच्चों अब तुम्हारे पास आया 2, यानी जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसको डबल कर दो, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था यानी C3H4N, इसका होल 2 कर दो, तो भाई C6 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गए, नाइट्रोजन 2, तो ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। Then है बच्चों the most abundant elements by mass in the body of a healthy human adult are। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर हम बात करें तो देखो ये कह रहा है आपके पास कि भाई क्या है, ऑक्सीजन तो 61% है, कार्बन 22% है और हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन 2.6%, और वेट विच 75 पेज the weight which a 75 kg person would gain, तो 75 किलो का आपका आदमी। ठीक, इफ ऑल हाइड्रोजन 1, मतलब 1H1 था, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया H2 से। क्वेश्चन समझ में है, एक आदमी है वो 75 किलो का है, ठीक है, और जनरली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कार्बन का परसेंट इतना, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, नाइट्रोजन का इतना। अब हमारी बॉडी में हाइड्रोजन है लेकिन वो 1H1 के रूप में, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन क्या, ऑर्गेनिक ही तो होता है, पूरा का पूरा जो बॉडी है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, तो कार्बनिक कंपाउंड्स है, कार्बन तो सब में ही है ना, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, तो सबका परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में इतना इतना होता है। अब ये कह रहा है कि भाई हमारी बॉडी में 1H1 है, मान लो 1H1 नहीं होता, 1H2 होता, ठीक है, तो आप बताओ, क्या बताओ कि उसके वेट में कितना गेन होता। हमारी बॉडी में हाइड्रोजन 1 है तो हम 75 किलो के हैं जो उसने दिया। अब मान लो हाइड्रोजन 1 को 1H2 से रिप्लेस कर दूं तो आदमी की बॉडी में वेट गेन, नॉट वेट गेन कितना होगा। तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का परसेंटेज तो इसने 10% दिया है ना भाई, मनुष्य का जो शरीर है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी, 10%, ठीक है। आदमी कितने किलो का है, तो आदमी आपका 75 किलो का है, ठीक है, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है ना, हाइड्रोजन की वजह से वेट ऑफ 1H1, तो वे 75 किलो का आदमी है और उसमें 10% तो हाइड्रोजन ही है,
तो 75 का 10% निकाल दो, तो मुझे लग रहा है 7.5 किलो का जो वेट है वो 1H1 की जगह 1H1 की वजह से है। अब मान लो उसकी बॉडी में 1H1 नहीं है, अगर उसकी बॉडी में क्या है बच्चों 1H2 है, तो हम कहेंगे अगर 1H2 है तो 7.5 किलो की जगह हाइड्रोजन की वजह से कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा, 15 किलो हो जाएगा। समझे? 75 किलो का आदमी था, 10% हाइड्रोजन था, तो 7.5 किलो वेट उसका H की वजह से। अब वो कह रहा है H1 नहीं H2 है, तो अगर H2 होता तो बच्चों अब क्या होता, तो मैं कहूंगी ये जो 7.5 किलो है इसकी जगह मुझे वेट दुगना करना पड़ता है ना। तो इसकी कैलकुलेशन में तो 1 था, अब हमारी कैलकुलेशन में 2 है, तो 15 किलो। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन की वजह से वेट 7.5 किलो का था तो 75 किलो का था। अब हाइड्रोजन की वजह से वेट 15 किलो है, तो वो कितने का हुआ, तो मैं कहूंगी 7.5 किलो गेन हो गया। 75 में 7.5 और 8 कर दो तो आदमी का वेट आ जाएगा। लेकिन इसने आदमी का वेट नहीं पूछा है, इसने तो कहा है कि वेट गेन कितना है, भार में वृद्धि कितनी है। तो देखो पहला ऑप्शन 15 है, लेकिन 15 नहीं करना है ना, वेट गेन कितना हुआ। समझे मेरी बात? तो पहले हाइड्रोजन की वजह से वेट 7.5 किलो था, अब हाइड्रोजन की वजह से वेट 15 किलो है, तो गेन कितना हुआ बच्चों, तो गेन तो 15 माइनस 7.5 करोगे ना, तो वेट गेन जो हुआ दैट विल बी 7.5 kg। ठीक है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये एक जनरल क्वेश्चन है ना, मैथ्स लगा के पूछ लिया, उससे थोड़ा केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के पूछ लिया। ठीक है, तो बच्चों वेट गेन हो जाएगा 7.5 kg। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देन 300 केल्विन तो आपके पास टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। तो भाई एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन है मतलब CX है, HY है, मुझे करना है कंबशन, तो मुझे पता है CO2 तो बनेगी X और वाटर, हाइड्रोजन एटम्स Y है, तो वाटर बनेगा Y/2 वाटर। ठीक है, अब O2 कितनी चाहिए, तो देखो CO2 में O2 कितनी है, X तो चाहिए ही चाहिए, प्लस यहाँ OY/2 है, तो O2 कितना हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा, तो मैं कहूंगी Y/4। समझे ना, अगर ऑक्सीजन 10 है तो O2 तो 5 ही हुआ ना, तो ऑक्सीजन Y/2 है तो O2 Y/4 हुआ। ये थोड़ा आना चाहिए, पहले भी सिखाया था। चलो, तो बैलेंस इक्वेशन तो आ गई। अब ये क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन तो 10 ml है और ऑक्सीजन उसको 55 ml चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ मान लो हाइड्रोकार्बन एक वॉल्यूम है, इक्वेशन तो ये कह रही है ना, अगर ये एक है तो ये कितना है, तो भाई ये है x प्लस Y/4, और ये कितना है, तो ये x है, और वो तो लिक्विड स्टेट में, उसको छोड़ दो। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा था ना, गैसेस हमेशा वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है ना, गैसें आयतन के सरल अनुपात में संयोग करती है, तो इक्वेशन के हिसाब से अगर ये एक है तो ये x प्लस Y/4 होगा, ये x बनेगा। और ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन जो है ना वो 10 ml है, तो भाई अगर ये 10 ml है ना, तो ये कितना चाहिए, तो मैं कहूंगी इसका 10 गुना ले लो, x प्लस Y/4 का 10 गुना, और ये कितना बनेगा, तो ये 10x बनेगा। ठीक है, ये वाटर नहीं लिक्विड है तो इसको नहीं काउंट करूंगी। ठीक है, अगर वो कहता नहीं वाटर भी गैस के फॉर्म में बनता तो बात अलग होती। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो बच्चों ये 10 ml है तो ये 10 के हिसाब से मैंने देखी। अब ये कह रहा है जो ऑक्सीजन चाहिए ना वो 55 ml चाहिए, तो भाई ऑक्सीजन तो मेरे पास ये थी, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास बन गई यहां से, एक इक्वेशन तो बन गई कितनी, ऑक्सीजन मुझे कितनी चाहिए, तो मुझे चाहिए 10 इंटू एक्स प्लस Y/4, और इसको क्वेश्चन में क्या चाहिए कि अगर ये 10 ml है तो इसको 55 ml चाहिए, तो मैं कहूंगी भाई देखो मुझे तो चाहिए थी 10 x प्लस Y/4, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू है 55 ml। दिस इज इक्वेशन 1, समझ में आई है ना। मुझे तो कितनी चाहिए थी, मुझे तो 10 इंटू एक्स प्लस Y/4 चाहिए, अब प्रैक्टिकली ये कह रहा है कि आपको 55 ml चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू उसके बराबर कर। सेकेंड ये कह रहा है 40 ml CO2 बनी, मेरे हिसाब से तो 10x बनी थी, तो ये कह रहा है नहीं 10x
इक्वल्स टू 40, समझे ना? आपके साथ तो 10x बनी थी और प्रैक्टिकल क्या कह रहा है कि 40 ml बनी है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, x 4 आ गया और वहां रख दो, y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो 10 वहां ले जाओ, तो x प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 55/10। x की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। तो y बाय 4 इक्वल्स टू 5.5 माइनस 4, तो कितना हो गया? 1.5। तो बच्चों y बाय 4 इक्वल्स टू यहां लिख देते हैं, ठीक है। y बाय 4 इक्वल्स टू है तुम्हारे पास कितना? 1.5। तो y कितना होगा? तो 1.5 इंटू 4, तो 6 हो गया क्या? 1.5 का दुगना 3 और 3 का दुगना 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, एग्जैक्टली। सरल अनुपात नहीं निकालना, सिंपल रेशियो नहीं, जो पूछा है फॉर्मूला तो ये था ना CXHY। तो भाई x 4 होना चाहिए और y 6 होना चाहिए, ऐसा कुछ तो ऐसा तो है। पहला तो ऑप्शन ही गलत है, क्लोरीन लिया है, क्वेश्चन तो हाइड्रोकार्बन है, तो पहला तो ऐसे ही नहीं करना था। तो मैं कहूंगी भाई C4 और H6, तो बच्चों करेक्ट आंसर मिला हमें ऑप्शन, क्लियर, सिंपल। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। भाई मीथेन में आपको क्या करना है? मोल के आधार पर मीथेन में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन बताना। मीथेन में कार्बन का परसेंट कितना है? अब इसमें क्या दिक्कत है? मोल के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। तो बच्चों CH4, तो कार्बन का भार तो तुम्हें पता है 12, हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। मोलर मास की बात करूं तो बच्चों कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 4, तो मीथेन का पूरा वेट तो हो गया 16। अब बच्चों टोटल मास 16 है, उसमें कार्बन का हिस्सा तो 12 है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना हुआ? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/16 इंटू 100% की बात कर रहे हैं, तो 3/4 हो गया भाई। तो 100 का 3/4 कितना होता है? 75%, और हाइड्रोजन 25%, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 75% आपके पास हो जाएगा बच्चों कार्बन, ठीक है। तो मीथेन में कार्बन का परसेंटेज पूछे तो आपको बताना था यहाँ पे 75%, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ जा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जेईई मेंस 2018 का। द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड तो है तुम्हारा CXHY और ऑक्सीजन Z, ठीक है। तो बच्चों रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो है 6/1, ठीक है। कार्बन 6 और हाइड्रोजन 1, मास का रेशियो है, ठीक है। अब इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड contains half as much oxygen as required to burn one molecule of CXHY completely to form CO2 and water. The empirical formula of compound CXHYOZ. तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया। मैं आपका एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंट का रेशियो 6/1 है, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला तुम्हारा ये है। अब अगर इसका दहन करेंगे ठीक है, अगर क्या करेंगे, इसका कंबशन करेंगे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बच्चों वो ऑक्सीजन उतनी चाहिए जितनी CXHY को जलाने के लिए चाहिए ना, उसकी जस्ट आधी चाहिए। तो CXHY को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो अभी हमने पढ़ा था X + Y/4 चाहिए, आपको उसकी भी आधी चाहिए, ठीक है ना। अब CXHYOZ, एक सेकेंड है, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, इसको दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसकी आधी चाहिए। तो CXHYOZ का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन
कि मास का रेशियो इसने दे दिया 6 और इसका दे दिया 1, तो मैं क्या करूं, पहले मोल निकाल दूं, ठीक है। तो भी कार्बन का मोल तो कितना हो गया 6/12 और हाइड्रोजन का मोल हो गया 1/1, तो ये तो हो गया 0.5, ये हो गया 1, मोल आ गया। सरल अनुपात बताना था, सिंपल रेशियो, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो बच्चों यहां तक तो मेरा फॉर्मूला क्लियर है कि मुझे CH2 तो मिल गया, यानी कि अगर इस फॉर्मूले में कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का अनुपात है 6 ग्राम है तो 1 ग्राम है, तो मैंने मोल निकाल दिया, तो मैंने कहा ओके। अब बच्चों CXHY इसको जलाना है, तो मैं कह रही हूं इसको जलाना है, तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया था X प्लस Y/4 हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, और बनता क्या है, तो हम कहेंगे XCO2 बनता है और Y/2 वाटर बनता है, ठीक है। अब बच्चों CXHYOZ के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा CXHY के पूरे दहन से आपको क्या चाहिए, जस्ट आधी चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, तो हम कहेंगे देखो X आ गया, Y आ गया, Z ऑक्सीजन बताना है, भाई इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, तो आपको कितना अमाउंट चाहिए था, X प्लस Y/4, इसका भी क्या करना था, आधा करना था, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूं 2Z ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मैं कहूंगी 2Z, ओके। तो बच्चों 2Z इक्वल्स टू, तो X प्लस Y/4। अब तुम्हारे पास तो X और Y दोनों की वैल्यू है ना, X की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 1 है, और Y की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 2 है, ठीक है। तो बस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, तो 2Z इक्वल्स टू X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू कितनी है भाई 2/4, तो 2Z इक्वल्स टू 1.5 होगी, ठीक है, 1 प्लस 1/2, तो बच्चों Z कितना हो गया, तो Z आपका हो गया 0.75, ठीक है। तो अब आपके पास C आ गया, X आ गया मतलब X आ गया, Y आ गया और Z आ गया, ठीक है। 1 प्लस 2/4, अच्छा थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखो Z का जो नंबर है वो ये कह रहा है कि आपको CXHY को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसका ठीक आधा जो है, तो हम कहेंगे ठीक आधा यानी डिवाइड बाय 2, उतने ऑक्सीजन एटम इसमें होने चाहिए। तो बच्चों ऑक्सीजन एटम, ये तो आपने O2 कैलकुलेट किया ना, X प्लस Y/4 क्या है, O2 है, O कितने हुए, तो हम कहेंगे O तो उसके दुगने हुए, तो भाई ऑक्सीजन एटम इसके दुगने हैं, समझे मेरी बात, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वापस से देखेंगे, है ना, if one molecule of the above compound CXHYOZ contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound A, है ना। देखो हिंदी में शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, इंग्लिश में सही है। देखो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, तो ये कह रहा है कि इसको जितने जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, उसका ठीक आधा ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है Z, ठीक है। देखो आपके पास, आपस से समझाती हूँ, आपके पास यहाँ क्या आएगा XCO, है ना, आपको CXHY को जलाने के लिए O2 कितना चाहिए, तो मैं कहूंगी X प्लस Y/4 O2 चाहिए था, X प्लस Y/4 क्या चाहिए, O2 इसको जलाने के लिए, तो O2 नहीं ऑक्सीजन O कितना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूंगी अच्छा इसको जलाने के लिए O कितना चाहिए, तो भाई O2 इतना है, तो O कितना हो जाएगा दुगना, भाई 10 O2 है तो O कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, तो मैं कहूंगी अच्छा O आइटम पूछ रहे हो, तो X प्लस Y/4 का दुगना ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको जलाने के लिए तो इतना चाहिए। अब ये कह रहा है
कि इसके एक मॉलिक्यूल में CXHYOZ, आपके पास कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? Z, है ना। तो ये कह रहा है इसके एक मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो उतने ही है जो इसको जलाने के लिए चाहिए। तो इसको जलाने के लिए तो उसका आधा कह रहा है ना, टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ हाफ है, उतने कितने? उसके आधे हैं। तो मैं कहूंगी अच्छा Z की जो वैल्यू है वो X प्लस Y/4 मल्टीप्लाई विथ 2, है ना, और उसका आधा, ऑक्सीजन एटम कितने जो उसको जलाने के लिए चाहिए उसका आधा है। तो भाई इसका आधा करूंगी तो वापस क्या हो गया? 2 तो कैंसिल ही हो गया। बस यही छोटी सी गलती कर दी थी, तो हम कहेंगे ओके 2 तो कैंसिल हो गया। तो भाई Z की जो वैल्यू होगी वो होगी X प्लस Y/4, ठीक। तो X प्लस Y/4, ओके। तो भाई सॉरी, Z की जो वैल्यू है वो X प्लस Y/4 है। तो Z इक्वल्स टू X की वैल्यू कितनी है? 1, Y की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2/4। तो 1 प्लस 2/4 कितना हो गया? 1.5, ठीक है। तो भाई Z की वैल्यू हो गई हमारी 1.5, ठीक है। अब हम सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। तो बच्चों X रेशियो Y रेशियो Z, ठीक है। अब X कितना है? तो 1 है, Y कितना है? तो 2 है, और Z कितना है? तो 1.5 है। सिंपल रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? सब तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चों 2, 4 और 3, यानी जो तुम्हारा फॉर्मूला बैठेगा वो बैठेगा C2H4O3, ठीक है। तो मिल गया तुम्हें ये C2H4O3, है ना। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, C2H4O3। और बच्चों जेई 2018 का क्वेश्चन है ना, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। जेई मेंस का है 2018, हाँ जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। करेक्ट आंसर इसका है C2H4O3। समझ में आ गया करना कैसे है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज के लिए। तो बच्चों आपके पास टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, 1 atm प्रेशर। अच्छा पहले ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 300 केल्विन, हाँ ये जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्या है कि पहले पता हो ना तुम्हें कहाँ का है, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे, जेई में से क्वेश्चन आते। अब ठीक, अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। चलो अब क्या हुआ, तो देखो टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन requires 375 ml air containing 20% by volume for complete combustion। वापस हाइड्रोकार्बन आ गया, तो मेरे को इक्वेशन याद है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना, तो CXHY CXHY, और मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी? तो मुझे चाहिए थी X प्लस Y/4 ऑक्सीजन, ठीक है भाई। CO2 कितना बनेगा? तो XCO2, और वाटर कितना बनेगा? तो Y/2 वाटर, ठीक है। अब ठीक, अब क्या करें? तो देखो ये कह रहा है कि आपको इसको जलाने के लिए 375 ml तो चाहिए हवा, लेकिन हवा में 20% ऑक्सीजन है। तो भाई O2 की बात करूं, मुझे तो O2 कितना चाहिए? तो रिक्वायर्ड O2 ठीक है बच्चों, तो देखिए रिक्वायर्ड O2 की अगर मैं बात करूं
कि मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो देखो 375 ml तो तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन, है ना, सॉरी 375 ml तो तुम्हें चाहिए एयर, लेकिन उसमें 20% ऑक्सीजन है। तो बच्चों 375 का हम क्या करते हैं, 20% निकाल देते, तो 375 का 20%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो ये 75 आ जाएगा, 75 है, ठीक है, मतलब x प्लस वाई बाय 4 तो 75 हो गया, सही है ना। मैं इसको जलाऊंगी, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो तुम कह रहे हो इतनी चाहिए, ये कह रहे नहीं 375 ml ऑक्सीजन, 375 ml तो हवा चाहिए और उसमें ऑक्सीजन तो 20% ही, तो मेरे को एक इक्वेशन तो समझ में आ गई कि अच्छा भाई ये तो बना लेती हूँ, x प्लस वाई बाय 4 इक्वल्स टू 75 सही है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये कह रहा है आफ्टर कंबशन gases occupy 330 ml assuming that water is found in liquid, तो भाई वाटर तो लिक्विड है, ठीक है। कंबशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, तो भाई कंबशन के बाद 330 ml है, मतलब 330 ml है। अब देखो 375 तो मैंने पहले ही लिया, 75 तो उसके अंदर ऑक्सीजन थी और एक्स्ट्रा एयर कितनी थी, है ना। अब बाकी एक्स्ट्रा एयर विदाउट ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगी कि अनयूज्ड कह देती हूँ मैं, चलो अनयूज्ड एक्स्ट्रा, तो भाई 375 आपने ले रहे हैं, 75 आपकी ऑक्सीजन है जो खर्च हो गई, तो हवा तो उसमें 300 ml थी, अनयूज्ड एयर तो 300 ml थी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया 375, 75 खर्च हो गया, तो 300 तो मेरा यही बचा। और ये कह रहे नहीं, वापस जब हमने देखा तो पानी तो लिक्विड है और CO2 आपका गैस है, ठीक है। तो ये जो CO2 बना है ना, मतलब अब जो टोटल है ना वो 330 ml है, तो 300 तो हमारे पास पहले से ही बचा था, तो बच्चों एक्स्ट्रा एयर जो हमारी अनयूज्ड है ना, एक्स्ट्रा अनयूज्ड एयर प्लस CO2 इक्वल्स टू, ये आफ्टर कंबशन, तो ये 330 है। अनयूज्ड एयर तो हमारे पास वैसे ही 300 थी, CO2 हमें पता नहीं, ठीक है। तो भाई CO2 वॉल्यूम आ गया ना तुम्हारे पास, है ना। तो मैं कहूंगी अच्छा 30 ml जो है बच्चों वो बनी है CO2, ठीक है। तो एक इक्वेशन और क्लियर हो गई, है ना। CO2 कितनी थी x, और मैं कह दूंगी x इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 2 कर देती हूँ, x इक्वल्स टू कितना है, तो ये x इक्वल्स टू है 30, ठीक है। अब क्या चाहिए, x की वैल्यू आ गई 30 ml, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई बाय 4 75, तो बच्चों 30 तो ये रहा प्लस y बाय 4। अच्छा अब इसने जलाया वगैरह कितना है, हाइड्रोकार्बन कितना है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही पूछा है, नहीं हाँ गड़बड़े, 15 ml, ये सारा गेम था। देखो अगर ये एक वॉल्यूम है तो बच्चों ये कितना है, x प्लस वाई बाय 4 O2, ठीक है। ये तो गेम एक वॉल्यूम पे था, क्वेश्चन में हमने पढ़ा नहीं, तो 15 ml, तो अगर ये 15 ml है तो अब जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 15x प्लस वाई बाय 4, समझे ना, O2। अगर ये एक वॉल्यूम है तो ये इतना चाहिए, लेकिन आपने तो 15 गुना ले लिया, तो यहाँ 15 गुना आपको लेना पड़ेगा, तो बच्चों x प्लस वाई बाय 4 इंटू 50 इक्वल्स टू 75, ठीक है। और फिर थोड़ी सी गलती है ना, अगर ये 1 वॉल्यूम होता तो ये x बनता, लेकिन आपने तो ये 15 ml दिया है ना, क्वेश्चन में ये 15 ml है, तो गेम इसके हिसाब से चलेगा, तो हम कहेंगे ये 15x बनेगा। अब बच्चों 15x की वैल्यू जो है दैट इज 300, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 30/15 यानी कि 2, x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, ml नहीं होगा, x की वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ये है 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इक्वल्स टू 75, 15 नीचे ले आते हैं तो ये हो गया 5, तो बच्चों x प्लस वाई बाय 4 इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना है 5, x की वैल्यू तुम्हारे पास है 2 प्लस वाई बाय 4 इक्वल्स टू 5,
तो y/4 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो बच्चों y/4 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू हो गई 12, ठीक है ना। तो x तो 2 है और y जो है आपका 12 है, x 2 है, x प्लस y/4 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 15, 5, ठीक है। तो x प्लस y/4 इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 2 रख दो, तो 3/4 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों 12, ठीक है। तो x2 और y 12 यानी 1:6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है। लेट मी चेक 2060 C2H12। हाँ बच्चों, तो सही है, यही है C2H12। अब आपको लगेगा 4 ऑप्शन में से आंसर ही नहीं है, तो बच्चों ये थोड़ा इसमें गड़बड़ क्या है, 4 ऑप्शन जो बी पेपर आया था जेईई मेंस 2016 का, तो सब बच्चों का आंसर तो यही निकला C2H12, बट है ना ऑप्शंस में था ही नहीं, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, जो है वो हमने कर दिया है ना, और पूरा सही तरीके से किया। तो आपका आंसर रहेगा C2H12 यानी कि 1:6, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जबरदस्ती गलत टिक नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे हमारे नीट और जेईई मेंस के, जो बेस थे हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने काफी धीरे पढ़ाया है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, है ना। क्योंकि आप अभी अगर आपने 12th किया है और उसके पिछले अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन था और 11th के एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, तो शायद प्रॉपर वे में आई थिंक नहीं पढ़ पाए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, ये इसी पैटर्न की क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो जेईई मेंस में है और एम्स का जो स्टैंडर्ड है या नीट का जो थोड़ा अगर टफ पेपर बनाना है, तो फिर वो मैच करने लग जाए। आपको ऐसा नहीं सोचना मैं बायो का हूँ और मैं इसको नहीं करूँ, नहीं, ये आपको करने हैं। अगर जेईई का पेपर इजी बनाना है तो नीट वाले क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, और नीट का पेपर टफ बनाना है तो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, ठीक है। फिर भी कंपैरेटिव जेईई आपका नीट का पेपर जो है थोड़ा सिंपल रहता है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहती है, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।